एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है I। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम लोगों ने कुछ कंडीशंस इसकी देखी हैं। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी एम्पियर्स लॉ से निकाला, एंड दैट वाज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये फॉर्मूला हम इसका डिराइव कर चुके हैं। ये किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। अब अगर ये वाला r छोटा होते जाता है, यानी पॉइंट P कंडक्टर के क्लोजर हो जाए, अगर पॉइंट P कंडक्टर के क्लोजर हो रहा है और इसका रेडियस r है, तो ये यहाँ आता जाएगा और आते आते यहाँ तक पहुंचेगा। उस समय इसका फॉर्मूला P ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इज टू r। ये r इस r से छोटा है, ये r इस r से छोटा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब है आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड increases if we come closer to the conductor and it is maximum at the surface of the conductor। ये रिजल्ट्स तो हम पहले निकाल चुके हैं। अब अगर एक पॉइंट इसके अंदर है, यहाँ पर ऐसा किसी जगह इसके अंदर एक पॉइंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है। अगर ये एक शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और अगर वो चार्ज का बना हुआ स्फीयर है तो उसके अंदर 0 नहीं होता है, E की कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर चार्जेस होते हैं। यहाँ पर भी हमको ऐसा ही कैलकुलेशन करना है, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस ये r वेरिएबल है और ये r की इतनी वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक r, P पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारी एम्पियर्स लॉ की कैलकुलेशंस थी। तो उसे शुरू करते हैं। लेट देयर बी ए कंडक्टर ऑफ रेडियस, let there be a conductor of radius r। ये इसका रेडियस है r। let there be a conductor of radius r carrying current I। इसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू I। ये I करंट कहाँ फ्लो होती है? तो आंसर है थ्रू आउट द एरिया। पूरे में चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं एक समान, और वो सब चार्ज पार्टिकल मिलाकर कितनी करंट बनाते हैं? I। ओके, वी हैव टू फाइंड B at point P at distance r। P is inside the conductor, P is inside the conductor। ये हमने अपनी सिचुएशन बताई, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? ड्रॉ एन एम्पीरियल लूप।
let's consider an Amperian loop ये एम्पीरियन लूप हम किस शेप का बनाते हैं? तो आंसर है एक सर्कुलर शेप का बनाते हैं। उस सर्कल के सेंटर में ये एक्सिस रहेगी और इस तरह का लूप रहेगा और ये लूप P में से पार होके जाएगा। ये सेंटर और यहां से पार होगा ये सर्कल, तो रेडियस कितना लेना है? R। A सर्कल with the same axis that of conductor, उसकी एक्सिस भी वही होगी जो कंडक्टर की एक्सिस है। P lies on it। यहां से हमने बनाया और ये इस तरह से ये एक सर्कल बना इसके अंदर। ये एम्पीरियन लूप है। ओके, अब B के बारे में डिस्कस करते हैं। B स्ट्रेट चार्जेस जब मूव करते हैं तो B कैसा होता है? आंसर है B सर्कल शेप में होता है। तो यहां पर R डिस्टेंस पर B की शेप भी कैसी होगी? सर्कुलर। और एम्पीरियन लूप भी हमने सर्कुलर माना है, सो B एंड एम्पीरियन लूप विल बी इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड B is also in the shape of a circle, in the shape of a circle around axis, in the shape of a circle around axis. Therefore, it is along Amperian loop. Hence, theta between B and dl is 0। यहां पर B कैसा बनेगा? तो आंसर है B यहां ऐसा बनेगा। तो इसमें एक एम्पीरियन लूप है और एक B है। एक एम्पीरियन लूप और एक B, दोनों कैसे हैं? सर्कल। सर्कल है, पैरेलल है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल पीडीएल की वैल्यू। क्लोज्ड इंटीग्रल पीडीएल, क्लोज्ड इंटीग्रल पीडीएल इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल पीडीएल cos theta. This is equal to closed integral E बाहर आ जाएगा, सब जगह एक ही वैल्यू है, closed integral dl का होगा और cos 0 is equal to 1। तो closed integral dl का लेना है, so this will be b into 2 pi r। ये कैलकुलेशन हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल पीडीएल का।
ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप है, इस लूप में से कितनी करंट पास थ्रू हो रही है, करंट पासिंग थ्रू द लूप। करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, पूरे कंडक्टर में करंट कितनी है, I, पूरे कंडक्टर में करंट कितनी है, I। ओके, उस I में से इसमें जो करंट थ्रू हो रही है ये। अब ये बताइए कि ये अगर एम्पीरियन लूप है तो पूरी करंट इस एम्पीरियन लूप से जा रही है या कम जा रही है, कम जा रही, दिख रहा है हमको। अगर पूरा एरिया यूज किया जाता है 1 2 3 4 5 6 100 और हमने यहाँ पर छोटा सा लूप बनाया है तो इसके अंदर से तो 100 नहीं जा रही, कुछ बाहर से भी जा रही है। और एम्पियर्स लॉ में हमने कौन सी करंट लेनी होती, जो लूप के अंदर से जाती है। तो इस लूप के अंदर से कितनी करंट जा रही है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमको क्या मालूम है कि इस लूप का रेडियस स्मॉल r है और इस पूरे का रेडियस कैपिटल R है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करना आसान है। हमारे पास जो टोटल करंट है I उसको हमने डिवाइड कर लिया पाई r स्क्वायर से, एरिया। तो ये क्या निकली, करंट पर यूनिट एरिया। अब ये करंट पर यूनिट एरिया है, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया में हमको करंट चाहिए। हमको किस में चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर में, और ये टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो करंट पर यूनिट एरिया कितना है, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज पर यूनिट एरिया, टोटल एरिया हम जो यूज कर रहे हैं वो पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें से इतनी करंट जाएगी। दिस इज व्हाट, करंट थ्रू लूप, करंट थ्रू एम्पीरियन लूप, I अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई कैंसिल हुआ, सो दिस इज I R square upon R square, I R square upon R square। ये है करंट पासिंग थ्रू दी लूप। अच्छा, ये हो जाने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई करना। Applying Ampere's law. Closed integral VDL is equal to mu naught I, putting values, closed integral VDL की वैल्यू हमने निकाली थी b into 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये करंट की वैल्यू हम यहां से लेके आए, तो दिस इज I into R square upon R square। Therefore P is equal to mu naught I upon 2R square into R। एक R कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो गया, और ये B 2 पाई इधर आ जाएगा, तो पाई भी आएगा। So B is equal to mu naught I R upon 2 pi R square। This is the magnetic field inside, दो हम पहले कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड।
अब ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इनका आपस में क्या रिलेशन है? मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। अंदर में क्या रिलेशन है? अंदर में यहां पर ये रिलेशन है, B और R कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ओके, एट द एक्सिस, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, एट द एक्सिस R की वैल्यू 0 होगी, तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। और जैसे जैसे सरफेस की तरफ इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। और सरफेस पर आने के बाद अगर R और आगे बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से कम होने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? ऑन द सरफेस। सो द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये नोट कर लीजिए। At the center, that is along the axis, magnetic field is 0. On the surface of conductor, magnetic field is maximum. Outside, magnetic field go on decreasing. और इन तीनों चीजों को अगर हम एक ग्राफ में रखेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। दिस इज वाई एक्सिस पे B लिया और यहाँ हमने R लिया। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर सेंटर है, R की वैल्यू 0। यहाँ R बढ़ते बढ़ते यहाँ सरफेस आ गई, ये वैल्यू है R। और ये दिखाता है हमको आउटसाइड और ये दिखाता है इनसाइड। और ये क्या दिखा रहा है? सरफेस। ये R B एट द सेंटर B की वैल्यू क्या होती है? 0। एट द R B की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम। और बाहर में R की वैल्यू कम होती जाती है। अब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अंदर में यहाँ कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? आंसर है दिस फॉर्मूला इनसाइड। इसमें B और R कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है। सो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू ये है यहाँ पर। उसके बाद बाहर जब जाएगा तो वैल्यू कम होती जाएगी और ग्राफ नीचे आएगा। जब ग्राफ नीचे आएगा तो उसकी शेप कैसी होगी? दैट विल बी ए पैराबोला। इट विल बी ए इनवर्स ग्राफ। इनवर्स ग्राफ कैसा होता है? That is this. This is B proportionate to 1 upon R. Here B is proportionate to R. और यहाँ पर B कैसा है? Maximum on the surface. तो inside ऐसा, outside ऐसा, on the surface equal. This is spreading of magnetic field across the conductor. तो कंडक्टर के अंदर एक्सिस के अलाउंग B की वैल्यू 0 होती है। ओके, ये एक कैलकुलेशन पूछी जाती है कभी कभार, एंड इट कम्स एज ए एक्सरसाइज
इसलिए ये आपको याद रखना है। इसमें जो मेन चीज मैं चाहता हूं आप याद रखें वो है इसका मेथड। जैसे गॉस थ्योरम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर एक सरफेस क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर के चार्ज को देख लेते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एंड उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। उसी तरह से हमने इसमें भी करना है, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर एक लूप क्रिएट कर देंगे और लूप के अंदर की करंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या निकालेंगे इसमें, इंटीग्रल BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, उससे B निकालो। इसकी आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप इसके लिए तैयार रहिए कि जो एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें ये एग्जाम्पल आएगा, लेकिन वो उस एग्जाम्पल को, उस डेरिवेशन को नहीं देंगे जो आप यहां कर चुके। दे विल ऑलवेज फाइंड ए सिचुएशन जहां पर ये प्रिंसिपल यूज हो, लेकिन रिपीट मत हो, ताकि आपका रटा हुआ काम में नहीं आएगा। और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, कि एम्पीरियल लूप कैसे बनाया जाता है और हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है। एम्पीरियल लूप सर्कल है या रेक्टेंगल है, उसके साथ B का एंगल कितना बनता है, BdL cos थीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद उसके अंदर से कितनी करंट जा रही है, फिर आप क्लोज इंटीग्रल BdL और म्यू नॉट I इन दोनों को इक्वेट करके B निकाल सकते हैं कि नहीं। इसलिए प्रोसेस याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पिछले उनके 1-2 क्वेश्चन पेपर देखे हैं, एडवांस के भी, इसके उसके। उन्होंने हमेशा एक सिचुएशन दी है जिसमें या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको खुद लूप बनाना पड़ता है। बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आपको 4 स्टेप मालूम है तो आप कर पाओगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको गॉसियन सरफेस क्रिएट करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए उसके मेथड को याद करने की कोशिश करिए। मेथड आप याद करेंगे तो किसी भी तरह का आएगा, हमेशा बन जाएगा। अब हम लोगों ने जो भी 3-4 किए हैं, उसमें जो भी प्रोसेस किया है, ऑलमोस्ट ये प्रोसेस अब आपको रटा गया होगा कि हमने जो 4 स्टेप किए, पहले एम्पीरियल लूप ड्रॉ करो और B की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर लो, दूसरे में इंटीग्रल BdL निकाल लो, तीसरे में I निकाल लो और चौथे में उसको इक्वेट कर लो। गॉस थ्योरम में भी यही है, एम्पियर लॉ में भी यही। समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये चीजें आपको याद करनी है और एग्जाम में। So, if there is a straight current carrying conductor of infinite length, then at a particular distance r here, the magnetic field B is equal to mu naught I upon 2 pi r. ये हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ से डिराइव किया था। ये डेरिवेशन सबके पास है और सब लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से लूप बना के किया था एंड इट हैज कम वेरी हैंडी, 3-4 स्टेप में बन जाता है। अब एक और चीज देखिए, हमसे पूछा जाता है कि ये इन्फिनिट लेंथ नहीं है। देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर लेंथ and we have to find out a point P which is at a distance, perpendicular distance r. इस r distance पर एक point P है। इस point P की लोकेशन इस तरह की है कि एक एंड के नजदीक है, दूसरे एंड से ये दूर है। जरूरी नहीं है कि सेंटर पर हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। उसको हम किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कहां पर है? तो उसको स्पेसिफाई करने का तरीका है कि हम इसको यहां से ऐसे मिलाते हैं ऊपर वाले एंड से और यहां से नीचे वाले एंड से। इधर एक एंगल बनता है φ1, इधर एक एंगल बनता है φ2। ये φ1 और φ2 ये हमको बताते हैं कि P की लोकेशन कहां। अगर P नीचे आएगा
तो phi1 बढ़ता जाएगा और phi2 की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर P एकदम यहां पर आ जाएगा तो हम क्या देखते हैं, phi2 0 हो जाएगा और phi1 ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। इस तरह से phi1 phi2 की वैल्यू P के ऊपर नीचे होने से चेंज होती है। हमको एक्सरसाइज ये दी गई है, P is located at a perpendicular distance R in such a way that it makes angle phi1 and phi2 between the two ends, and we have to find magnetic field at this point. इसको किस तरह से निकालेंगे? ये एक कंडक्टर है AB, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। बस इतने से कंडक्टर के कारण यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पर हम एम्पियर्स लॉ नहीं लगा पा रहे हैं, यहां एम्पियर्स लॉ नहीं लगा पाएंगे बिकॉज इट्स नॉट ए स्ट्रेट इन्फिनिट कंडक्टर जो कि करंट थ्रेडिंग हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास phi1 phi2 को इंक्लूड करने के लिए हमको दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। एम्पियर्स लॉ में phi1 phi2 की जगह नहीं। हम क्या मानते हैं, that both these angles phi1 and phi2 are 90 degree because that is very long। तो इसको किस मेथड से निकालेंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम नोट करिए और अगर ये आता है तो आपको सॉल्व करना है। नॉर्मली ये 3 मार्क्स में आता है, या इसका जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इसमें गिवन कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर current I flow through conductor AB. P is a point P is a point at normal distance R. A and B are elevated making angles phi1 and phi2। A और B दोनों phi1 और phi2 एंगल पर हैं। We have to find P at point P। ये हमारा गिवन ऑब्जेक्ट। ये गिवन कंडीशंस है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको मालूम क्या क्या है, करंट I, डिस्टेंस R और एंगल phi1 और phi2। ये उसकी सिचुएशन। और हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड P। ओके, यहां पर हम लियो-सावर लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। ये डायग्राम सबका हो गया। ओके, नाउ वी विल टेक ए वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट। लियो-सावर लॉ वहां से शुरू होता है। यहां पर एक करंट एलिमेंट हमने लिया और इसकी लेंथ
DL में I करंट फ्लो हो रही है। ये जो DL एलिमेंट है, इस पॉइंट्स के नाम हमने लिए C और D। C और D बहुत नजदीक हैं। पॉइंट P से इनका डिस्टेंस, C और D का डिस्टेंस, ये हमने माना वेरिएबल क्वांटिटी R। ये स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम P टू DL। जब DL ऊपर हो नीचे हो r की वैल्यू बदलती जाएगी, और जब DL यहां पर आएगा तो r की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल R, परपेंडिकुलर। सो दिस r इज वेरिएबल क्वांटिटी। ये वाला डिस्टेंस अगर r है तो ये, इसको भी हमने ऐसे बनाया। ये DL एक छोटी सी लेंथ है। ये जो R है, इसका इंक्लिनेशन ये मिनिमम डिस्टेंस के R के साथ ये फाई है। ओके, फाई एक वेरिएबल एंगल है। जब R नीचे जाएगा, हम नीचे वाला DL कंसीडर करेंगे तो R की वैल्यू बदलेगी, इस R की वैल्यू बदलेगी और फाई की वैल्यू भी बदलेगी। तो देखिए, ये जो स्मॉल r है, ये लाइन, ये वाली लाइन यहां से शुरू होके यहां तक जाएगी। DL यहां से लेके यहां तक जाएगा। फाई एंगल यहां से शुरू होगा, कहां से? फाई 2 से, कहां तक जाएगा? फाई 1 तक, या फाई 1 से शुरू होगा, फाई 2 तक जाएगा। तो वेरिएबल कौन कौन है? R, फाई, ये दो, R और फाई। तो जब हम DL को यहां से कैलकुलेट करेंगे, DL, तो R की वैल्यू ऑटोमेटिकली बदलती जाएगी। और कौन बदल रहा है? फाई। फाई की अपर लिमिट कितनी है? फाई 1, और फाई की लोअर लिमिट कितनी है? फाई 2। इस R की मिनिमम वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। ये बातें समझ में आई? अच्छा, DL क्या चीज है? करंट एलिमेंट की लेंथ, और करंट I फ्लो हो रही है। अब इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है। बियोसावा लॉ से स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL, magnetic field at P due to current element ये जो dB है, this dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको मालूम है बियोसावा लॉ का। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोगों ने थोड़ा कन्वर्ट करना है, और आगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, उसको आपने समझना है। हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इस dB को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? B, और वही हमें चाहिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसमें बहुत सारी मानी हुई चीजें हैं। इस DL के लिए ये डिस्टेंस कितना है? R। DL और R के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ये रहा थीटा, ये थीटा। DL और R के बीच ये थीटा है, थीटा। अब हमने क्या किया? C से एक परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, और इसका नाम रखा M। Let's draw C and as perpendicular on R.
ओके, CM हमने परपेंडिकुलर बनाया R पे। अब ट्रायंगल CDM को देखिए, ट्रायंगल CDM ऐसा बना हुआ है, ये DL है, ये R है, इनके बीच का एंगल थीटा, और CM हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर। ओके, इनमें CM और DL इनका आपस का रिलेशन क्या होगा, CM अपॉन DL, CM अपॉन DL इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर DL is equal to CM upon sin theta। ठीक है, DL is equal to CM upon sin theta। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर इंटू साइन। यहाँ पर मेन कैलकुलेशन इस तरफ लिखते जाते हैं और जो सब्सिडरी कैलकुलेशन है इस तरह की वो हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, इन ट्रायंगल CDM DL इज इक्वल टू CM अपॉन साइन। तो ये DL की जगह हमने रखा CM अपॉन साइन। अगर यहाँ CM अपॉन साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू CM अपॉन R स्क्वायर। ये इसका रीजन है, DL इज इक्वल टू CM अपॉन साइन थीटा। ओके, अब CM को देखिए, ये वाला ट्रायंगल CMP, इन ट्रायंगल CMP तो CM अपॉन R स्क्वायर। अब इस CM को भी हम हटा देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं CMP। CMP ट्रायंगल में ये वाली लेंथ R है, और ये जो एक छोटा सा एंगल बनता है, ये एंगल इधर कौन बना रहा है, DL। तो इस एंगल का नाम हम देते हैं D5। तो इस ट्रायंगल को हमने यहां बड़ा करके बनाया, ये P, ये कौन था, DL, ये है CM, और ये वाला एंगल है D5। R ने, इस R ने कौन सा एंगल बनाया है, 5। R को थोड़ा सा हमने हिलाया, कितना हिलाया, DL, यहां से DL, तो इसका एंगल भी थोड़ा सा हट गया, कितना हट गया, 5 एंगल हट के D5 वहां से स्लाइड हो गया, D5, इसलिए इसका नाम क्या लिया हमने, D5। अब ये जो ट्रायंगल है CMP, ये ट्रायंगल CMP, इस CMP में फॉर वेरी स्मॉल एंगल, रेडियन में एंगल को कैसे नापते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर हमने लिया CM अपॉन R, CM अपॉन R
दिस इज r अपॉन रेडियस दैट इज इक्वल टू d phi। तो Cn किसके बराबर हुआ? Cn is equal to r into d phi। So this we can write as r into d phi। So now this is mu naught upon 4 pi I r d phi upon r square अब इसमें एक r कैंसल हो गया, ओके। अब यहां बचा 1 अपॉन r। ये वाले r को भी हम कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप ट्रायंगल लीजिए PND। इन ट्रायंगल PND, PND को यहां देखिए, ये है P, ये है N और N और ये है D। ये वाला डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई। जब ये R ऊपर और नीचे जाता है तो फाई एंगल चेंज होता है। तो इस R को R के साथ, फाई के साथ, तीनों को आपस में हम रिलेट करते हैं। तो इस फाई का R अपॉन R क्या होगा? cos थी फाई, cos फाई की वैल्यू R अपॉन R, R अपॉन R इज इक्वल टू cos फाई। अगर R अपॉन R cos फाई है तो 1 अपॉन R कितना होगा? 1 अपॉन स्मॉल r। ये R इधर नीचे आ जाएगा, दिस विल बी cos फाई अपॉन R। तो ये यहां पर हमने लिखा इन ट्रायंगल PND cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन R, therefore 1 अपॉन R इज इक्वल टू cos फाई अपॉन R। और ये रहा 1 अपॉन R। इस 1 अपॉन R को हमने लिखा, नाउ इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और 1 अपॉन R की जगह क्या लिखेंगे? cos फाई अपॉन R इंटू d फाई। ओके, ये नोट हो गया। अब थोड़ा सा आप ये सोच सकते हैं कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। तो हम ये करना चाहते हैं कि इसमें वेरिएबल फाई है, एंगल फाई कहां से शुरू होता है? फाई 1 से, और कहां खत्म होता है? फाई। इसलिए हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें या तो गिवन कांस्टेंट वैल्यूज हो या फाई के फंक्शन हो। तीसरी चौथी चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी चौथी चीज कौन है? तीसरी चौथी चीज है स्मॉल r, थीटा, dl, cm, ab। ये सब क्वांटिटी हमने मानी हुई है, और ये सब को हम हटाकर क्या करना चाहते हैं? या तो गिवन क्वांटिटी ले आए। गिवन क्वांटिटी कौन सी है? करंट फ्लो हो रही है I, और डिस्टेंस कितना? r। ये गिवन क्वांटिटीज हैं, ले आए। और हम क्या चाहते हैं कि वेरिएबल फंक्शन किसका है? फाई का। तो या तो हम फाई के फंक्शन लेके आए। तो जब हमने शुरू किया था, आप देखिए इसमें फाई नहीं है, इसमें कैपिटल R भी नहीं है, ना इसमें कैपिटल R है, ना इसमें फाई। और अब हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया? R और फाई। ये हमारा अभी तक का टारगेट था। अब असली काम अब शुरू होता है। ये किसकी वैल्यू है? dB। अगर ये dB की वैल्यू है तो B की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके, और इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है? d फाई, फाई। फाई की लिमिट्स क्या है? फाई 1 टू फाई 2। अब इसमें थोड़ी सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फाई 1 टू फाई 2
ये एंगल है फाई 1। मान लो ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो ये हमने बनाया 40 डिग्री फाई 1 और ये बनाया 60 डिग्री। ये क्या बना फाई 2। क्या ये ऐसी सिचुएशन है? नहीं। 60 डिग्री ऊपर नहीं है, किधर है? नीचे। और नीचे के लिए हमको साइन देना पड़ेगा। क्या साइन देंगे? माइनस। इसलिए ये जो फाई 2 है ये कैसा रहेगा? माइनस। समझ में आया क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि एक फाई 2 की वैल्यू ऊपर भी है और एक फाई 2 की वैल्यू नीचे भी है। हम कौन सी ले रहे हैं? नीचे वाली। लेकिन फाई 1 कौन सा ले रहे हैं? ऊपर वाला। इसलिए इसको तो प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, ऊपर वाले फाई 1 से नीचे वाले फाई 2। ओके, ये आ गया। और इसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन नोट कर लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर cos phi d phi। ओके, अब cos phi d phi इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r। म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r ये बाहर आ गया। cos phi d phi का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है? sin phi। sin phi लिमिट phi 1 माइनस phi। ओके, इसको अप्लाई कर दीजिए। म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r। अब दिस इज sin phi 1 माइनस sin माइनस phi 2। साइन माइनस फाई 2 किसके बराबर होती है? माइनस साइन फाई 2। वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। दिस इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये v की वैल्यू आ गई। v इज इक्वल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड palm rule। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड palm rule। तो यहां पर राइट हैंड palm rule लगाएंगे। करंट ऊपर जा रही है, ये R, और यहां पर अंदर की तरफ। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? गोइंग इनसाइड। सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब हम लेते हैं इसके स्पेशल केसेस। ये रिजल्ट आपने नोट किया। फिर से ध्यान दीजिए, इसको आप इस तरह से याद रखेंगे। तो इसमें 3 ट्रायंगल पर काम होगा। पहला ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें हमने क्या किया है? इस DL को कन्वर्ट किया है CM। उसके बाद इस CM को कन्वर्ट कर दिया है R में। ये दूसरे ट्रायंगल। तीसरे ट्रायंगल से ये R को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? R और phi। ये हमारे स्टेप्स है। याद रखिएगा, DL to CM, CM to this R, and from this R to R and phi। phi पे हमको फाइनली लाना है और इसके लिए आप याद रखेंगे कि हमको लास्ट में ये चीज चाहिए, cos phi d phi। ये आना चाहिए, ठीक है? तो अदरवाइज आप कैंसिलेशन करते रहेंगे और फिर से R ले आएंगे, छोटा R, वो नहीं होना चाहिए। तो जो चीज गायब करनी है उसको दोबारा नहीं लाना है। R, छोटे R को हमको गायब करना है, DI को गायब करना है, थीटा को गायब करना है।
तो एक ट्रायंगल में हमने थीटा को गायब किया छोटे वाले में, दूसरे में हमने डीएल को गायब किया और तीसरे में छोटे आर को गायब। इस तरह से ये तीनों खत्म हो गए और उनकी जगह आर और फाई आ गया। फाई को इंटीग्रेट किया, फाई 1 से फाई 2 तक वैल्यू आ गया। तो 2 बार इसको आप करेंगे, तीसरी बार आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का ये मतलब है कि ये वाला पॉइंट अगर सेंटर में आ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, यहां आ जाएगा तो क्या होगा, यहां चला जाएगा तो क्या होगा। ये हमको स्पेशल केसेस इसमें लेने हैं, तो नोट करिए स्पेशल केसेस। ओके, पहला स्पेशल केस देखिए। पॉइंट पी कंडक्टर के बहुत पास है और बीच में सेंटर में, दोनों तरफ सफिशिएंट लेंथ है। अगर ऐसा होगा, P has become very close, सेंटर नहीं भी होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी कोई बात नहीं, बट P is very close। ऐसे में ओके, इसको पहले आप छोड़ दीजिए। P is no, R is very small, P भले सेंटर में नहीं होगा। तो बताइए फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, थोड़ा इधर फिर से देखिए, ये फाई 1 बड़ा होते जाएगा, ये P यहां आ गया, ये कितना बड़ा हो गया। अब ये P यहां आ गया, कितना बड़ा हो गया, P यहां आ गया, ये बड़ा होते जा रहा है, कितना पहुंचेगा, approaching 90. So we can consider it as almost 90. Phi 2 का क्या होगा, that is also 90. नीचे से ऐसा आया, so phi 1 is equal to phi 2 is approximately 90. तो ऐसे में हम दोनों को क्या मान लेंगे, 90। अगर 90 मानते हैं तो इस फॉर्मूला में देखिए sin 90 प्लस sin 90 कितना हुआ, 2 को 4 से कैंसिल करिए, देन B is equal to mu naught I upon 2 pi r। ये कौन सा केस आ गया जो हमने एम्पियर्स लॉ से प्रूव किया था। देयर इज ए पॉइंट वेरी क्लोज टू दी a very long straight conductor और मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, mu naught I upon 2 pi r। ये स्पेशल केस, ये बियोसावा लॉ से हमने निकाला है। दिस इज जनरल फॉर्मूला, किसी भी फाइल के लिए ये फिट होगा। इसमें से एक केस वो भी है। तो फिर से याद रखिए, when there is a long conductor and our point is very close to it, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, mu naught I upon 2 pi r। अब सेकंड केस, when P is close to one end, यहां पर हमने P लिया, this is close to one end। अगर यहां पर P लेते हैं तो phi 1 और phi 2 की वैल्यू बताइए। P कहां चला गया, ऊपर। यहां देखिए, यहां से P ऊपर गया, यहां ये फाई एंगल, इस एंगल से ये एंगल कैसा हो गया, छोटा कि बड़ा, छोटा। और ऊपर लेते हैं यहां, ये और छोटा हो गया। जब ये यहां पर हम लेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो कौन सा एंगल 0 हो गया, फाई 1। फाई 2 क्या होते जा रहा है,
phi2 बड़ा होते जा रहा है और बड़ा होते होते किसको अप्रोच करेगा? 90. So phi1 will become 0 and phi2 will become 90. तो एक को 0 रखिए और एक को 90 रखिए, तो b की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r. ठीक है, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया. समझ आया? अब ये बताइए कि अगर पॉइंट बीच में कहीं पर है और किनारे पर है तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना अंतर पड़ता है? यस, बीच में हो, सेंटर में हो, किनारे पे चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? हाफ. इससे ये वाला हाफ. तो किनारे किनारे में मैग्नेटिक फील्ड हाफ होता है और बीच में फुल. ये आ गया. ओके. अब अगर हम इसमें लेते हैं that it is along the axis, P along axis. P along axis में एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग इसको बियोसावा लॉ से भी बना देते हैं. बियोसावा लॉ में IDL sin थीटा, ये dl है और ये r है. dl और r इनके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0. अगर थीटा 0 है तो db कितना हो जाएगा? db will be equal to 0. अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में phi1 is equal to 0, phi2 is equal to 180. और दोनों केसेस में sin 0 and sin 180 will be equal to 0, 0. So the magnetic field will be 0. ये इसके स्पेशल केसेस हो गए. यहां पर पॉइंट कहां होगा? एग्जैक्टली इसके ऊपर. तो ये इसके स्पेशल केस है. ABCD से स्क्वायर और इसमें करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर. स्क्वायर की वन साइड कितनी है? 2 मीटर. और आपको निकालना है सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है. You have to find about magnetic field at the center O. यहाँ पर हमने निकालना है इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है. तो यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं. ये टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है कितना है? 2 मीटर. इसलिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1 मीटर. एक तो ये चीज हमको पता लग गई कि R की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर. अब ये R 1 मीटर इस 2 मीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है. So we cannot apply the formula mu naught I upon 2 pi R. Mu naught I upon 2 pi R. ये किसके लिए यूज होता है? When the line is very long, infinite long, and this point is very close. यहाँ पर ये वाला केस नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं फिट होगा. अगर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हमें क्या फिनिट लेंथ वाला फॉर्मूला बनाना है. और फिनिट लेंथ वाला फॉर्मूला ये हमें क्या बताता है? ये हमने इसको ऐसे जोड़ा, ये दोनों एंगल, ये है phi1 और ये है phi2. इसकी ज्योमेट्री से आप लोग जान रहे हैं कि ये दोनों एंगल 45 होंगे. So this is 45 and this is 45.
अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर वन साइड। तो फॉर वन साइड हमने इसको निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना लेंगे, 10 टू द पावर -7। उसके बाद आई की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 1, sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin 45 प्लस sin 45, sin 45 1/√2 है, 2 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√2। दिस इज कैंसलेशन होगा, so this will be 3√2, so this is 3√2 into 10 to the power -7। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। राइट हैंड पाम रूल से ये डायरेक्शन किधर आएगी, गोइंग इनसाइड। इसके कारण निकालेंगे, वैल्यू तो वही आएगी और डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किधर आएगी, इनसाइड। इसकी डायरेक्शन इनसाइड और इसकी डायरेक्शन भी इनसाइड। ऐसा ये एक सर्कल जैसा है, तो सर्कल में डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो चारों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा फॉर ऑल 4 साइड्स, फॉर 4 साइड्स दिस विल बी B is equal to 4 times this 3√2 into 10 to the power -7 और 12√2 into 10 to the power -7। ये B की वैल्यू और इनसाइड, ये हमारा आंसर आ गया। एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये रेक्टेंगल शेप की कॉइल है, जैसे ये शेप होती है रेक्टेंगल शेप, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी एक्सिस ये दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल बनाती हैं और ये ऐसा घूम सकती है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसलिए ऐसा घूम सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एक्सिस के साथ राइट एंगल बनाता है, राइट। ये सिचुएशन है। अब हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, इस पर फोर्स कितना लगता है और इस पे टॉर्क कितना लगता है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि इस पर फोर्स कितना लगता है। ये हमारी गिवन कंडीशंस हैं। अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स, फोर्स ऑन PS। PS साइड पर फोर्स कैसा लगेगा, ये PS साइड है, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ऊपर है। फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ इसमें फोर्स लगेगा, ये F अंदर की तरफ लगा। इसमें करंट नीचे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है और करंट नीचे है, तो फोर्स किधर लगेगा, फिर से करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट नीचे है, तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। ये फोर्स लगा आउटवर्ड F। ऊपर में देखिए, ये ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे, और ये है करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, तो फोर्स किधर आया, नीचे की तरफ। यहां पर फोर्स लगता है नीचे की तरफ और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, BIW sin थीटा। इसमें कितना फोर्स लगेगा, नीचे वाले पर देखिए ऐसे करंट फ्लो हो रही है,
ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, तो किधर लगेगा? ऊपर। इसमें फोर्स लगा ऊपर की तरफ, और ये फोर्स भी कितना होगा? BIW sin थीटा। ये वाला फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन PS BIL sin 90। उसके बाद ये इसकी डायरेक्शन हमने रखी इनसाइड। QR पर फोर्स लगने वाला है BIL sin 90 कमिंग आउट। उसके बाद PQ पर लगने वाला फोर्स BIW sin थीटा नीचे की तरफ, और SR BIW sin थीटा ये ऊपर की तरफ। Therefore, net force on coil is 0। पूरी कॉइल को अगर हम एक सिस्टम मानेंगे तो इस कॉइल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नीचे ऊपर का फोर्स बराबर है और अंदर और बाहर का फोर्स बराबर है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इसमें कौन सा मोशन नहीं हो सकता? नो रेक्टिलिनियर मोशन। नो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मतलब ये कॉइल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ऊपर नीचे किसी भी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0 नेट फोर्स के कारण किसी भी तरफ नहीं जा सकता। कौन सा मोशन नहीं होगा? लीनियर मोशन नहीं होगा। दूसरा मोशन कौन से टाइप का होता है? तो आंसर है दूसरा मोशन होता है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? रोटेशनल मोशन तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में टॉर्क लगता है, एंगुलर फोर्स या टॉर्क लगता है, तो उसमें रोटेशनल मोशन होता है। फिर फोर्स लगेगा तो लीनियर मोशन, टॉर्क लगेगा तो रोटेशनल मोशन। दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग की जाएगी। अभी हमने कौन सी कैलकुलेशन की है? फोर्स, और फोर्स कितना आया है? 0। रिजल्ट क्या निकला? नो लीनियर मोशन। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि क्या टॉर्क भी 0 है या टॉर्क की कुछ अल्टीमेट वैल्यू आती है। तो टॉर्क की वैल्यू के लिए फोर्स हमको चारों पता है, ओके। इन दोनों में दो फोर्स जो हैं BIW sin थीटा नीचे लगता है और ये ऊपर लगता है। ये फोर्स लग रहा है नीचे और ये फोर्स लग रहा है ऊपर। ये दोनों एक ही लाइन में फोर्स लगते हैं। अगर एक लाइन में फोर्स लगते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो ये कितना टॉर्क बनाएंगे? आंसर है 0। फिर से देखिए, अगर ये इसका मुझे टॉर्क बनाना है तो इधर से मैं लगाऊंगा 5 न्यूटन, इधर से भी लगाऊंगा 5 न्यूटन। क्या दोनों एक लाइन में हैं? नहीं है। अगर दोनों एक लाइन में नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा घूम गया, रोटेशनल मोशन हुआ। फिर से ये मैंने यहां पर लगाया 5 न्यूटन और यहीं पर लगाया 5 न्यूटन। ये दोनों लीनियर हैं, एक लाइन में। क्या अभी ऑब्जेक्ट घूमेगा? अब ये नहीं घूमेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये एक लाइन पर है। तो टॉर्क के लिए क्या जरूरी है? द फोर्स, द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स which are non-linear, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। वही दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं। ये जो विड्थ पर फोर्स लग रहा है और इस विड्थ पर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स लीनियर है, इसलिए ये टॉर्क नहीं बनाते।
एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दैट्स ऑल। ओके, सो द फोर्सेस ऑन विड्थ साइड कैंसल ईच अदर। इसको अब हम नोट करते हैं और टॉर्क की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। The forces on wind, कौन है wind? PQ and SR. The forces on wind PQ and SR are linear. Hence, they do not make ओके, ये टॉर्क नहीं बनाते। फोर्स ऑन PS एंड QR, फोर्सेस ऑन PQ, नो, फोर्सेस ऑन PS एंड QR are equal, opposite, equal, opposite and acting at different points. Having distance between their direction. Hence, they form a torque. ओके, ये डायरेक्शन आपने बताई थी, किधर काम कर रही है? फोर्स अंदर की तरफ। इस लाइन पे फोर्स किधर काम कर रहा है? बाहर की तरफ। ये ऐसा है, इधर फोर्स किधर काम कर रहा है? अंदर, और इस पे फोर्स किधर काम कर रहा है? बाहर। तो ये ऐसा, तो ये दोनों फोर्स मिलकर इसको क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। दैट मेक्स ए टॉर्क। शर्त क्या है? दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट पर काम करने चाहिए। एक ही पॉइंट पर काम करते तो क्या होता? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अलग अलग पॉइंट पे काम करने चाहिए, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। देन दिस फॉर्म्स ए टॉर्क। तो ये दोनों फोर्स टॉर्क बनाते हैं और इसके कारण ये ऐसे घूमने की कोशिश करता है। इस टॉर्क की कैलकुलेशन हमने कर दी। ओके, इसकी कैलकुलेशन के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, तो इसको लिए हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं टॉप व्यू का। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, देखिए ये ऐसा घुमा हुआ है और हम इसको ऐसे ऊपर से देखते हैं तो हमको ये एक लाइन दिखती है। कौन सी लाइन दिखेगी? PQ। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइनें हमको किस तरह से दिखती हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड P, और इसमें ये हमको लाइन दिखती है PQ। बाकी पूरा फ्रेम इसके नीचे। ऐसे हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये फ्रेम नहीं दिखेगा, सिर्फ ये लाइन हमको दिखेगी। ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। इसमें फोर्सेस किधर काम कर रहे हैं? यहां पर
और यहाँ फोर्स काम कर रहा है इस तरह। यहाँ पर फोर्स काम करता है ऐसे F, और इसमें फोर्स ऐसे काम करता है ऐसे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये कॉइल है, ये कॉइल का एरिया है। अगर ये कॉइल का एरिया है तो एरिया की डायरेक्शन यानी एरिया वेक्टर किधर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये इस लाइन के भी ये कैसा दिखेगा, परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस लाइन के ये परपेंडिकुलर दिखेगा ऐसे। ये कौन सा है, वेक्टर। दिस इज एरिया वेक्टर, एक एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसकी है, बी। ओके, एरिया वेक्टर और बी, इसके बीच ये एंगल बना थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए ये एंगल कितना होगा। नहीं, ओके। ये दोनों एंगल मिला, ये कितना एंगल है, ये थीटा, तो ये कितना हुआ, ये दोनों मिला के कितने हैं, 90। यहां से यहां तक 90, उसमें से ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ, थीटा। So theta is angle between, theta is angle between area vector and magnetic field vector, area vector and magnetic field vector। और हमारे ट्रायंगल में हमने प्रूव किया कि ये थीटा है। अच्छा, how much is the perpendicular distance between two forces? This is the perpendicular distance between two forces. ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है। ये आप पहले समझ चुके हैं। टॉप से हम देखते हैं, यहाँ से एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ये कौन सा है, F1 ऐसे काम कर रहा है, और ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है F2, ये F2। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका हमने कुछ नाम दे दिया, दिस इज P, दिस इज Q, लेट इट बी R। या R हमने वहां यूज कर लिया है, N। ओके, अब यहां पर टॉर्क की वैल्यू कितनी हुई, force multiplied by perpendicular distance between two. Torque is equal to force into distance between the force. How much? Pn. Perpendicular distance. This is equal to force. Force हमने पहले यहाँ निकाल के रखा है। Force कितना होता है? Force का फॉर्मूला है हमारे पास B into I into L। इसकी लेंथ कितनी है, L। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, I ऐसा है, L ये इसकी लेंथ है, और एंगल कितना इनके बीच में, 90। Sin 90 is equal to 1, so this formula is force is equal to BIL। ये भी फोर्स BIL। तो यहाँ फोर्स की जगह क्या लिखना है हमने, BIL। PN की वैल्यू बताइए इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इसका साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, Pn is equal to W sin theta। तो इस Pn को हम क्या लिख सकते हैं,
W sin थीटा। अब यहां पर देखिए L इंटू W, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? एरिया। सो दिस वी कैन राइट एज BIA sin थीटा। ओके, सो दिस इज BIA sin थीटा। ये क्या आ गया? चौक। So torque is equal to BIA sin theta, where sin theta is angle between vector B and vector A. ये दो वेक्टर क्वांटिटी है B और A, इनके बीच का एंगल थीटा। So this is BIA sin theta। अगर इसमें n टर्म्स हैं, ये एक टर्म के लिए है, अगर n टर्म्स है तो n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर n टर्म्स टॉर्क इज इक्वल टू n BIA sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म बनेगा n I B क्रॉस A। B क्रॉस A क्या होता है? BA sin थीटा। ओके, तो टॉर्क की वैल्यू आपको याद रखनी है n BIA sin थीटा, और ये उसका वेक्टर फॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है। मैग्नेटिक यहां हमने किया, ये सब नोट कर लिया पूरा। अब इसके स्पेशल केस बताने हमने। ये टॉर्क यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस समय टॉर्क मैक्सिमम है या अब टॉर्क मैक्सिमम? क्यों? यस, किससे डिसाइड होगा? थीटा से। एरिया वेक्टर ये रहा, ये B के साथ कितना एंगल है? साइन थीटा मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम। इसलिए टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। तो साइन थीटा जब 90 डिग्री और मैक्सिमम होता है, उस समय थोड़ा शब्द याद रखिए, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अलोंग टू ईच अदर। तो नोट करिए, when plane of the coil is along magnetic field, when plane of the coil is along magnetic field, angle theta is equal to, ब्रैकेट में लिखो, theta is equal to 90 डिग्री। ये बात समझ में आई कि एक तरफ हम शब्द along यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ थीटा इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि वो एरिया वेक्टर का एंगल है। ठीक है? इन दैट केस टॉर्क इज मैक्सिमम। ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए कि कॉइल की कौन सी कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है, व्हेन कॉइल इज along the B और when coil is perpendicular to B। नेक्स्ट लिखिए, when coil is perpendicular to, when coil is perpendicular to the direction of B, या plane of coil is perpendicular to direction of B, then angle with area vector is 0. This way, angle with area vector is 0. In that case,
in that case torque is 0. In that case torque is 0. ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है? तो ये आपने दोनों कंडीशन देखी, मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है। अब अगर हम एक कॉइल को छोड़ देंगे फ्रीली तो वो किस स्टेट में आके रुकेगी? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड? हमने एक कॉइल को ऐसे छोड़ दिया 45 डिग्री पे और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएगी या ऐसे चली जाएगी? इसको लटका दिया हमने और ये फ्री है घूमने के लिए, बताइए कहाँ जाएगी? परपेंडिकुलर या अलोंग? क्यों? क्या मतलब? ओके, अभी इस पर टॉर्क लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है? ये NBIA sin थीटा, NBIA sin 45 ये लग रहा है और ये इसको किधर घुमाता है? ये अगर घुमाकर इसने ऐसा ले गया ये, अब इस पर टॉर्क कितना? 0। क्या अब ये और घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि टॉर्क क्या हो गया? 0। तो ये यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन हुई इसकी? ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो किसी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब कॉइल खड़ी होती है उस समय मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है। उस समय टॉर्क कितना बन रहा होता है? 0। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी चीज है जो हम लोग हर कदम पे यूज करते हैं, हर जगह पर हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में एक कॉइल होती है जिस पर टॉर्क लगता है और वो टर्न करती है। जब ये ऐसे टर्न करेगी तो इसके नीचे हम पंखा लगा देंगे तो ये पंखा बन जाएगा, इसके नीचे पंप लगा देंगे तो ये पंप बन जाएगा। तो जितनी भी तरह की इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं सबके पीछे प्रिंसिपल कौन सा होता है? टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखिए। तो ये जो चीज आज आपने पढ़ी है ये है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक मोटर की इसके आगे की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं रखी गई है। सीबीएसई के सिलेबस में, स्टेट के सिलेबस में अभी भी है। और इसके बाद आपको मोटर के बारे में और डिटेल नहीं पढ़ना। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि मोटर क्या काम करती है? करंट हम सप्लाई करते हैं और मोटर घूमती है। और आज आपने क्या पढ़ा? कॉइल में हम करंट सप्लाई करते हैं और कॉइल पे टॉर्क लगता है और कॉइल घूमता है। यही मोटर। समझ में आया? तो आपको मोटर का प्रिंसिपल आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। तो अभी सिर्फ मोटर का प्रिंसिपल ही आपके कोर्स में है, ये आपने उसको स्टडी किया। ठीक है? ओके।